सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, कल हम ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और हमने एक टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ा था जिसका नाम था व्हाट इज लिविंग। अब इस चैप्टर के दो छोटे छोटे सब टॉपिक्स और बचते हैं। पहला जो सब टॉपिक है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, यानी इस अर्थ पे जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी हम थोड़ी बहुत स्टडी करने वाले हैं। एंड उसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां से पिछले सालों में कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, वो है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। यानी बेसिकली आपको टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की स्टडी करनी है। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स एंड व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसके बारे में हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। एंड काफी सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले 5-6 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो भी आप लोगों के लिए मैं एग्रीगेट करके लेकर आया हूं, तो वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर, और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरे बंधु, मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अब जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, खोपड़ी पे लगाएंगे नारियल का तेल और घुस जाएंगे इस नाम के अंदर। नाम के कर देंगे 2 टुकड़े, नाम को चीर फाड़ डालेंगे। बायो और डाइवर्सिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है बायोडाइवर्सिटी वर्ड। बायो का मतलब क्या होता है गुरुजी, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही है। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही यहां पर बात हो रही है। एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है चीजें यहां पर डाइवर्स हैं, यानी वैरायटी है खूब सारी, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें पाई जा रही हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें पाई जा रही हैं, जिसे हम हेटेरोजेनिटी कहते हैं। कहीं अगर आपको वर्ड दिख जाए होमो, तो होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है हमेशा डिफरेंट। यानी आपको अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ने का मौका मिले तो आप क्या बना सकते हैं यहां से डेफिनेशन, कि जितने भी डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, उन सबको हम हमारी बायोडाइवर्सिटी कह रहे होते हैं। यानी हमारे पृथ्वी पर जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्रोटोजोअन्स हो, चाहे वो कोई और ऑर्गेनिज्म हो, इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबको हम लोग हमारी बायोडाइवर्सिटी कह रहे होते हैं। तो बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप के। और कितने डिफरेंट टाइप के हैं मेरे दोस्त, आपको अच्छे तरीके से पता है, कल ही आपको ये नंबर बताया था। 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। यानी मेरे भाई, ये तो वो हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये तो वो हैं जो हमने लिस्ट में ऐड कर लिए हैं। ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आज तक हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए। खोज जारी है, नए नए ऑर्गेनिजम्स डेली बेसिस पे हमें मिलते जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह पर गए और आप वहां के सारे ऑर्गेनिजम्स की छानबीन करके लौट आए। ऐसा बहुत मुश्किल है, असंभव ही मान लीजिए इसको आप। कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म आपकी नजरों से छूट ही जाएगा, कोई ना कोई चीज जो है उसमें चूक हो ही जाएगी। तो यहां पर जरूरी नहीं आपने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया हो। अ लॉट ऑफ स्पीसीज आर येट टू बी आइडेंटिफाइड, अ लॉट ऑफ स्पीसीज आर येट टू बी आइडेंटिफाइड। अभी और भी चीजें जो हैं उनका आइडेंटिफाई होना बचा हुआ है, उनको ढूंढना, उनकी छानबीन करना बचा हुआ है, वो भी मिलते जाएंगे और ये नंबर और बड़ा होता जाएगा। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन, सिंपल भाषा में लिख दूं तो 1 मिलियन माने 10 लाख, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन मतलब 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे रहते हैं। और हर डिफरेंट टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, एक स्पीसीज कह रहे होते हैं। तो 17 से 18 लाख स्पीसीज हमें हमारे अर्थ पे देखने को मिलती हैं। अब जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप ह्यूमंस की ही बात करें तो 800 करोड़ ह्यूमन जो कि इस पूरी धरती पर पाए जाते हैं, भाई इसमें से 150 करोड़ तो आपके इंडिया में ही है। हम कहते हैं हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 1.5 बिलियन है। तो 150 करोड़ कह लो या 1.5 बिलियन कह लो, इतने ज्यादा ह्यूमंस तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही इंडिया में ही पाए जा रहे हैं। और टोटल अर्थ की अगर हम बात करें तो 8 बिलियन के आसपास ह्यूमन बींग्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीसीज के मेंबर्स हैं। सोच के देखो, ऐसी 17 से 18 लाख स्पीसीज है इस धरती पे। आप जहां भी जाओगे आपको ह्यूमन बींग्स ही ह्यूमन बींग्स दिखाई देंगे, और ये सब सिर्फ एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका नाम क्या है, होमो सेपियंस। सेपियंस हमारी स्पीसीज है, होमो हमारा जीनस है। जीनस और स्पीसीज को मिलाकर ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रजाति का नाम रखते हैं, है ना। होमो और सेपियंस
जीनस और स्पीसीज को मिलाकर ही हम लोगों ने अपना बायोलॉजिकल नाम रखा हुआ है, साइंटिफिक नाम रखा हुआ है। तो सेपियंस हमारी स्पीसीज है। हम दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब सेपियन स्पीसीज में आते हैं। सोच के देखो, ऐसी 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं, और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट स्पीसीज के, ये हमसे भी कई गुना ज्यादा हैं। ये अर्थ इतना ज्यादा डाइवर्स है मेरे दोस्त। एक खास बात जो यहां पर बताई गई है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ऑल ह्यूमंस आर फंडामेंटली सिमिलर। ऑल ह्यूमंस आर फंडामेंटली सिमिलर। फंडामेंटली सिमिलर मतलब अगर मैं अपना स्केलेटल सिस्टम पढ़ लूं तो क्या मैंने टेक्निकली आपका भी स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया? भाई अब आप डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ महीनों का वक्त और है, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। आपको जब एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में, क्या बताया जाता है कि ये जो है भैया राहुल की एनाटॉमी है, ये सोहन की एनाटॉमी है, ये किसी और की एनाटॉमी है? एक एनाटॉमी आप पढ़ते हैं ह्यूमन की, और बाकी सब पे भी वही रूल्स वैलिडेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि सबकी बॉडी अंदर से सेम है। सिमिलरली अगर आप एक का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, आपने सबका पढ़ लिया। एक का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, आपने सबका पढ़ लिया, क्योंकि हम सब लोग फंडामेंटली सिमिलर हैं। एक स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। अगर आपकी बॉडी में 206 हड्डियां हैं, मेरी बॉडी में भी 206 हड्डियां हैं। आपकी बॉडी में अगर 639 मसल्स हैं, मेरी बॉडी में भी उतनी ही मसल्स हैं। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरा भी डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा है। आपकी आंखों की पोजीशन, मेरी आंखों की पोजीशन, आपके हाथ, आपकी डिजिट्स, सारी की सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, सारी चीजें सेम है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या हो जाते हैं? फंडामेंटली सिमिलर हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई जब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स मेट करते हैं तो फर्टाइल बच्चे पैदा होते हैं। यस, तो ये फंडामेंटली सिमिलर वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्पीसीज के सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं। इनके ऑलमोस्ट सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे ऑर्गन्स ये आपके क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये हम लोगों ने देखा। दिस इज बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा और गहराई में समझते हैं। अब समझ लीजिए कि आप एक इलाके में गए, वो इलाका था 2 किलोमीटर स्क्वायर का, तो आप यहां पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज ढूंढ पाएंगे वो कम होंगी। क्यों? क्योंकि इलाका छोटा है। जब आप अपना इलाका बढ़ाएंगे 2 किलोमीटर स्क्वायर से, आपने इलाका 5 किलोमीटर स्क्वायर का कर दिया, तो क्या नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगी? लाजमी है, बिल्कुल बढ़ेंगी। भाई एक इलाके में, छोटे इलाके में मुझे 100 स्पीसीज मिली, समझ लो 100 स्पीसीज मिली, और इस बड़े इलाके में जब मैं गया तो ये 100 स्पीसीज तो मिली ही, और इस इलाके को मैं बड़ा कर रहा हूं तो इस इलाके में भी कुछ तो मुझे मिलेगा मेरे भाई। 50-60 कुछ तो नई स्पीसीज मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी सर। तो आपका पहले जो नंबर था स्पीसीज का, उसको तो आपने बढ़ा ही दिया ना। समझ लो यहां पर मुझे मिली नंबर ऑफ स्पीसीज थी 100 स्पीसीज मुझे मिल गई, और मैं कह रहा हूं यहां पे ज्यादा नहीं बड़ी भाई, मेरे को 147 स्पीसीज मिली। तो ये जो 47 है ये तो एक इंक्रीमेंट आया ना, प्लस 47 तो हो गई, कुछ तो बड़ा है। तो जब आप अपना एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ाएंगे, जब आप अपना एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ाएंगे, तो क्या नंबर ऑफ स्पीसीज जो आपको मिल रही थी वो भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएंगी? बिल्कुल बढ़ती चली जाएंगी। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है इसमें। तो जब आप अपना एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ाते हैं तो आपको जो स्पीसीज मिल रही होती हैं उनका नंबर भी बढ़ता चला जाता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल ट्रूथ। बच्चा इसको बहुत आसानी से समझ सकता है, लेकिन एक चीज जो एनसीईआरटी में थोड़ी सी छुपा के रखी है उसको बहुत गौर से समझना है। इफ वी एक्सप्लोर अ न्यू एरिया, अगर आप एक नए एरिया में गए, समझ लीजिए आप अपने गांव में रिसर्च कर रहे थे, अब आपने अपने गांव की सारी स्पीसीज की लिस्ट बना ली। अब आप अचानक से शहर चले गए वहां की स्पीसीज पे रिसर्च करने, तो शहर में अब आप एक बहुत नए इलाके में गए हैं, तो क्या यह बहुत लाजमी है, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि आपको नई स्पीसीज मिल ही रही होंगी? भाई नए इलाके में गए हो तो नई स्पीसीज मिलेंगी ही, तो यू विल फाइंड न्यू स्पीसीज, जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप ओल्ड एरिया में वापस लौट करके आते हो तो भी आपको नई स्पीसीज मिल जाती हैं। यह कैसे संभव है गुरुजी? ये थोड़ा बता दीजिए। अगर मैं किसी नए इलाके में जा रहा हूं तो वहां तो मेरे लिए सब कुछ नया होगा, वहां पर मेरे को कई सारी नई चीजें दिखेंगी, कई सारी नई स्पीसीज मिलेंगी, ये बात तो करेक्ट है गुरुजी। लेकिन जब मैं पुराने इलाके में लौट करके आता हूं, जब मैं गांव से शहर गया और जब मैं शहर से गांव वापस आया 5 साल बाद, तो मुझे वहां नई स्पीसीज क्यों मिल रही हैं, ये मुझे समझा दीजिए। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि क्या मैंने गांव की सारी स्पीसीज खोज ली थी? मैंने क्या कहा था? दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। क्या मैंने गांव की सारी स्पीसीज खोज ली थी? मैं एकदम छाती ठोक के बात कह सकता हूं कि मुझसे एक भी कोना नहीं छूटा होगा गांव का? नहीं भैया, छूट गया होगा। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझसे मिस हो गई थी पिछली बार इनिशियल रिसर्च में, उनको मैंने अब खोज लिया है। अब मैं दोबारा जब लौट करके आया हूं गांव तो मुझे वो चीज दिखी है, पहले हो सकता है मुझसे मिस हो गई हो, तो कोई ना कोई नई स्पीसीज तो मुझे मिल जाएगी। एंड मेरे दोस्त, नेचर में एक फेनोमेना बहुत ही तेजी से काम करता है जिसका नाम है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन का मतलब ही होता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज का बनते रहना।
तो नई नई स्पीसीज भी आपकी क्या होती हैं, बनती रहती हैं। तो कोई नई स्पीसीज अगर इवॉल्व होकर बनी होगी तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दो कारण है कि आपको पुराने इलाके में भी कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है टाइम के साथ, क्योंकि कुछ स्पीसीज नई बनती रहती हैं और कुछ स्पीसीज ऐसी थी जो पिछली बार आपकी आंखों से चूक गई थी, उनको भी अब आप देख सकते हैं। यानी इन दो स्लाइड का अगर मैं कंसोलिडेशन दूं तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ नॉर्मली बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ी है मेरे भाई। बायोडायवर्सिटी, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डायवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप के। तो इस अर्थ पे जितने भी डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम मिला जुलाकर बायोडायवर्सिटी कहते हैं। आज के दिन में 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सूची, लिस्ट मैं बना चुका हूं, आइडेंटिफाई इनको कर चुका हूं। तो 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं। यह हमारी बायोडायवर्सिटी है। हर डिफरेंट टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स फंडामेंटली सिमिलर हैं, आप और मैं फंडामेंटली सिमिलर हैं, तो हम एक स्पीसीज के मेंबर हैं। दुनिया के सारे ह्यूमन बींग एक स्पीसीज के मेंबर हैं। इसी प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपनी स्पीसीज बना बना कर बैठे हैं। ऐसी 17 से 18 लाख स्पीसीज है हमारे पास, या आप कह लीजिए 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। अगर आप यहां देखें, जब आप अपने एरिया ऑफ रिसर्च को बढ़ाते हैं, जब आप एक छोटे एरिया में रिसर्च करेंगे आपको कम स्पीसीज मिलेंगी, बड़े एरिया में रिसर्च करेंगे ज्यादा स्पीसीज मिलेंगी। बाय डिफॉल्ट बच्चा बच्चा जानता है। जब आप किसी नए एरिया में जाएंगे तो नई स्पीसीज मिलेंगी ही, बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन जब आप पुराने एरिया में भी लौट करके वापस आते हैं तो भी आपको नई नई चीजें मिलती हैं, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है पहले रिसर्च के दौरान आपकी आंखों से चूक गई हो, और कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो नई बनी भी हो। जब आप गांव में नहीं थे उस दौरान हो सकता है कुछ नई चीजें जो हैं पनपी हो, बनी हो, इवॉल्व हुई हो, स्पीशिएशन के कारण नई स्पीसीज आपको दिख गई हो वापस लौट के आने के बाद। तो पुराने इलाकों में भी आपको नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब मेरे दोस्त, इतनी सारी स्पीसीज हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, तो मेरे भाई इनका नामकरण तो करेंगे, क्योंकि समझ लीजिए एक ही चीज है, उसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत सारी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैलोट्रोपिस की बात करूं, कैलोट्रोपिस की बात करूं, इसे राजस्थान में आक कहते हैं, हरियाणा में आकड़ा कहते हैं, और एमपी में, मध्य प्रदेश में मदार कहते हैं। अब मैं मध्य प्रदेश में जाके बोलूंगा आकड़ा, कोई बता ही नहीं पाएगा मुझे कि क्या मांग रहा है ना। या फिर अगर मैं हरियाणा में जाके बोलूंगा मदार, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या देखना चाह रहा है, किस प्लांट के बारे में पूछ रहा है या एनिमल के बारे में पूछ रहा है, ये भी आइडिया नहीं लग रहा है, नाम ही उन्होंने नहीं सुना है। सो अल्टीमेटली एक ही चीज के मल्टीपल नाम होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इन्हें हम कहते हैं लोकल नेम या वर्नेकुलर नेम, जो इलाके से इलाके में चेंज होते रहते हैं। अलग अलग जगहों पर एक ही चीज के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है और कुछ नहीं। अब भैया हमको इस कंफ्यूजन को दूर करना है। हम चाहते हैं एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम हो, लोकल नाम भी चलते रहे लेकिन एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नाम हो, बायोलॉजिकल नाम हो। तो मल्टीपल नाम होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देयरफॉर बायोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया कि दुनिया की हर स्पीसीज को उनका अपना अपना साइंटिफिक नाम दे देंगे, और यह साइंटिफिक नाम कैसा होगा, यूनिवर्सल होगा। यानी कि हर स्पीसीज का सिर्फ एक ही नाम होगा जो कि उनका यूनिवर्सल नाम होगा। लोकल नाम भी चलते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक नाम तो ऐसा हो जो कॉमन हो। अब जैसे आप मुझे प्यार से वीपू भैया कह देते हैं, है ना, मेरे घर वाले मुझे रिंकू कह देते हैं, कोई प्यार से मुझे बुटका कह देता है, बटला कह देता है, जिसको जो मनाता है वो कह देता है। लेकिन मेरा असली नाम तो विपिन शर्मा है ना। अगर आपको मेरी सारी इंफॉर्मेशन जुटानी है, अगर कल को आप मेरी लैब में आकर के मुझे ढूंढे, कल को अगर आप पीडब्ल्यू के ऑफिस में आकर के मुझे ढूंढे, तो आप मेरा नाम लेके ही बुलाएंगे ना। आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि रिंकू भैया से मिला दो, तो हो सकता है कोई ना पकड़ पाए कि रिंकू भैया कौन है, या वीपू भैया से मिला दो। अब दिस इज अ नेम गिवन बाय स्टूडेंट्स, तो उनको ज्यादा आइडिया है, टीम को आइडिया नहीं है। तो अल्टीमेटली ये नाम तो आपने पॉपुलर किया है ना, आपके बीच में पॉपुलर है, बाकी समस्त संसार को नहीं पता है, उन्हें विपिन शर्मा ही बताना पड़ेगा, मेरा डॉक्यूमेंटल नाम ही बताना पड़ेगा। तो बाकी नाम भी चलते रहें, जिनको लोकल लैंग्वेज में यूज करना है, डेली भाषा में यूज करना है, करो, लेकिन एक नाम ऐसा हो जो कि पूरी दुनिया के लिए हो, जिससे कोई भी बात हम पूरे संसार तक पहुंचा सकें। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाम या साइंटिफिक नाम। अब साइंटिफिक नाम रखने के लिए अलग अलग आपकी अथॉरिटीज हैं, जो कि साइंटिफिक नाम रखने के लिए रूल्स बनाती हैं, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स बनाती हैं कि भाई हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, इन रूल्स को आपको फॉलो करना है, तब जाके आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रख पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर तैयार करती हैं नेमिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दो सबसे बड़ी आपकी अथॉरिटीज है यहां पे, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने लिख दिया है तो पढ़ा ही देंगे। आईसीबीएन का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नाम यह बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी प्लांट्स का नाम रखना है तो आईसीबीएन के रूल के हिसाब से रखोगे।
ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजी का साउंड आ रहा है यानी एनिमल्स का नाम अगर रखना है तो इस प्रोसेस के थ्रू रखोगे, ICZN के रूल के हिसाब से रखोगे। ICNB, ICBN नहीं है, ICBN ICZN हो गया बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की बात करनी है, बैक्टीरिया वगैरह के नाम रखने हैं तो ICNB के रूल। ICNCP, सीपी कनॉट प्लेस नहीं है ये, सीपी माने कल्टीवेटेड प्लांट्स, प्लांट्स में भी फिर कल्टीवेटेड प्लांट्स का अलग से कर लिया। ICNV नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस, कई जगह पे इसको ICVN भी लिखा रहता है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, दोनों ही करेक्ट है। वी नाम आ जाए तो वायरस, सीपी नाम आ जाए तो कल्टीवेटेड प्लांट। ICBN ICZN बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बीएन को उल्टा कर दो, एनबी कर दो तो नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा। हालांकि ये तीनों आपसे कोई पूछता नहीं है, दीज आर ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी। मेन जो आपसे पूछे जाते हैं वो है आपका नंबर 1 और नंबर 2, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट दे आर कंसर्न्ड अबाउट। ICBN का मुद्दा क्या है कि वो प्लांट के नाम रखने में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर सप्लाई करता है। ICZN का मुद्दा क्या है, ICZN क्या करता है बेसिकली, अगर आपको किसी एनिमल का नाम रखना है तो उसके रूल्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर ICZN से आपको पता लगेंगे। बाकी तीनों आप बस एक बार नजर मार लीजिए, यह है आपका नोमेनक्लेचर कि नाम रखना जरूरी है। अब सबसे स्टैंडर्ड स्कीम जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है नाम रखे जाने की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम रखे जाने की, वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की स्कीम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नाम में घुस जाओ मेरे भाई, खोपड़ी पे लगाओ चमेली का तेल, नाम में घुस जाओ। बाय का मतलब क्या होता है, टाटा बाय बाय वाला बाय नहीं है, ये बाय का मतलब होता है दो, टू। नोमियल, नोमियल में नेम का साउंड आ रहा है, बाय नोमियल, दो नाम, यानी नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण की ऐसी प्रक्रिया जहां पे एक नाम के दो हिस्से हों, बायनोमियल, एक नाम के दो टुकड़े हों। फॉर एग्जाम्पल, जिन साइंटिस्ट ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की स्कीम दी, इनका नाम था पहले कार्ल वॉन लिने, इनके नाम में खुद 3 भाग थे, कार्ल वॉन लिने। ये इतने डिसिप्लिन्ड साइंटिस्ट थे कि सबसे पहले इन्होंने खुद का ही नाम चेंज किया, और खुद का नाम चेंज करके इन्होंने क्या रख दिया, कैरोलस लीनियस, कि भाई मेरे नाम के ही 2 भाग होंगे तभी तो दुनिया मेरे रूल्स मानेगी, पहले मैं खुद तो खुद का रूल मान लूं कि नाम के 2 हिस्से होने चाहिए, जैसे मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा ना होकर के विपिन शर्मा हो जाए, ऐसा इन्होंने बेसिकली किया फॉर साइंटिफिक नेम्स। सो इन्होंने कहा कि हर साइंटिफिक नाम के 2 हिस्से होंगे, पहला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे जीनस या जेनेरिक नेम। जैसा मैंने बताया कि हमारा साइंटिफिक नाम है होमो सेपियन, तो होमो हमारा जीनस था, जीनस, जेनेरिक नाम का साउंड आ रहा है, एंड सेपियंस हमारी स्पीसीज थी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। यस, अब ये जो जीनस है इसका पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा या अपर केस होगा, बड़ा होगा, और जो स्पीसीज है इसका पहला अल्फाबेट जो है ये आपका क्या हो सकता है, लोअर केस हो सकता है। तो मेंजीफेरा इंडिका जो है ये मैंने हाथ से लिखा है, अगर मैं हाथ से लिखता हूं तो मुझे इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, इसको अलग और इसको अलग, यानी जीनस की अलग अंडरलाइन करूंगा, स्पीसीज की अलग अंडरलाइन करूंगा। एंड अगर मैं इस नाम को टाइप करता, जैसे मैंने यहां मेंजीफेरा इंडिका लिखा है, अगर मैं इसको टाइप करता तो मुझे इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको क्या करता, इटैलिक्स में लिखता, यानी जो अक्षर हैं ये मजनू भाई के कंधे की तरह टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे टेढ़े पड़ेले जो अक्षर हैं इन्हें मैं कहता हूं इटैलिक्स में लिखा गया है। तो या तो मैं जब साइंटिफिक नाम लिख रहा हूं तो मैं इटैलिक्स में लिखूंगा अगर टाइप करके लिखता हूं, तो अगर मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में लिखता हूं तो मैं जीनस और स्पीसीज दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा, बीच में गैप आना चाहिए, जीनस को अलग, स्पीसीज को अलग। अब सर आपने नाम को अंडरलाइन क्यों किया या आपने इटैलिसाइज में क्यों करके लिखा नाम को, बिकॉज वी वांट टू शो द लैटिन ओरिजिन ऑफ दीज वर्ड्स। ये जो आपके बायोलॉजिकल नाम के दोनों भाग है ना, ये दोनों के दोनों शब्द जीनस और स्पीसीज हमेशा लैटिन भाषा से लिए जाते हैं, तो जीनस और स्पीसीज ये दोनों हमेशा लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब इसमें अब कोई चेंज नहीं हो सकता, नो फर्दर चेंज कैन अकर। समझ लीजिए कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि इवॉल्विंग लैंग्वेज है, नो फर्दर चेंज कैन अकर। समझ लीजिए एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इवॉल्विंग लैंग्वेज है, अर्थात वो लैंग्वेज टाइम के साथ बदल रही है। तो हो सकता है आपने आज कोई बात कही हो उस लैंग्वेज में, कल को हो सकता है उसका एकदम वैल्यू ही इस बात की चेंज हो जाए, उस बात का अर्थ ही चेंज हो जाए। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उस बात की मीनिंग में कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन आ जाए। लेकिन अगर आप एक डेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं
तो वो जो डेड लैंग्वेज है ये वक्त के साथ बदलती नहीं है, ना इसमें कोई नया शब्द ऐड हो रहा है, ना इसमें कोई पुराना शब्द डिलीट हो रहा है। आज आपने जिस भाव से कोई बात कही है, जिस फीलिंग के साथ कोई बात कही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही है, वो कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, ये क्या करते हैं, लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने में, अपने रिसर्च पेपर्स को लिखने में, जिससे अगर 100 साल बाद भी उनका रिसर्च पेपर पढ़ा जाए तो उसका भाव, उसका अर्थ जो है वो चेंज ना हो। तो जीनस और स्पीसीज को अगर आप हाथ से लिखते हैं तो आपको इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, और अगर आप इन्हें टाइप करते हैं तो आपको इन्हें इटैलिक्स में टाइप करना होगा, सेम इस तरीके से। ये दोनों चीजें करी जाती हैं टू शो द लैटिन ओरिजिन ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। अब कई बार क्या होता है कि जीनस और स्पीसीज के बाद आपके ऑथर का नाम भी आ जाता है यहां पर। तो ऑथर का नाम आप कैसे लिखते हैं? ऑथर का नाम गुरुजी हम हमेशा लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी एब्रीवेटेड फॉर्मेट में। एब्रीवेटेड फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, यानी यहां पर आपका लीनियस का सिर्फ लिन आया। जैसे मैं अगर अपना नाम लिखूं तो विपिन ना लिख करके वीआईपी लिख दूंगा, तो एब्रीवेटेड होता है। एंड ये रोमन भाषा में लिखा जाता है, यानी इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है, नॉर्मल, है ना। और स्पीसीज के बाद पहले जीनस फिर स्पीसीज फिर आपका ऑथर का नाम आता है। और इसको हमने ना अंडरलाइन किया है, ना हमने इसको इटैलिसाइज किया है। क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा का हो ये जरूरी थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है विपिन, ये एक हिंदी भाषा का शब्द है। विपिन का मतलब होता है जंगल, वन, घना वन, वन, है ना। तो मेरे भाई, मेरे नाम का जो ओरिजिन है वो तो हिंदी से हुआ है, लैटिन से तो हुआ नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने नाम को लैटिन में कन्वर्ट करूंगा फिर मैं उसको पब्लिश करूंगा, तो मेरे नाम का कबाड़ा ही हो जाएगा। क्या पता मेरा नाम लैटिन में कैसा साउंड करता हो। तो इसीलिए जिसका जो नाम है साइंटिस्ट का, किसी भी भाषा का, उसको नॉर्मल इंग्लिश में ही, इंग्लिश में जैसे लिखा जाता है, जैसे मेरा नाम ऐसे लिखा जाता है, इसको ही एब्रीवेटेड फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं। तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है या इटैलिसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई लैटिन नाम है ही नहीं। तो नॉर्मल किसी भी भाषा से लिया गया नाम हो सकता है साइंटिस्ट का, है ना। कोई ग्रीक है, कोई इंग्लिश है, कोई नॉर्मल कहीं का नाम है, कोई हिंदी है, संस्कृत है। तो आपको जैसे लिखना है, बस इंग्लिश में उसकी जो स्पेलिंग है वैसा वैसा आप स्पीसीज के एंड में लिख सकते हो। ये आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं जो आपने यहां पर देखे। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि यहां पे नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला जेनेरिक नेम या जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज दोनों को अगर आपने हाथ से लिखा है तो सेपरेटली अंडरलाइन करो, अदरवाइज अगर टाइप किया है तो इटैलिसाइज कर दो। जीनस का जो पहला अल्फाबेट है कैपिटल होगा, स्पीसीज का जो पहला अल्फाबेट है आपका स्मॉल होगा। एंड मेरे भाई, ये दोनों के दोनों शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि लैटिन भाषा एक डेड भाषा है, इसीलिए इसको स्कॉलर यूज करते हैं, क्योंकि इस डेड भाषा में किसी भी चेंज का कोई स्कोप नहीं है। अब इसमें बदलाव नहीं हो सकते, ना कोई नया शब्द ऐड किया जा सकता है, ना कोई पुराना शब्द यहां से हटाया जा सकता है। यह बात आपने देखी, यह बात आपने सीखी, करेक्ट। नाउ दिस इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करने वाले हैं टेक्सोनॉमी एंड इट्स बेसिस के बारे में। टेक्सोनॉमी एंड इट्स बेसिस, बहुत गौर से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यारा टॉपिक है। यहां अपना ही जो है एक कार्टूनाइज्ड वर्जन में लेकर के आया हूं। इसके बेसिस पे ही मैं आपको पूरी की पूरी टेक्सोनॉमी सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। टेक्सोनॉमी के आधार के बारे में, बेस के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जैसा हम हमेशा करते हैं, हम भैया खोपड़ी पर तेल लगा के नाम में घुस जाएंगे टॉपिक के। तो टॉपिक के नाम में पहला जो शब्द आ रहा है, ये आ रहा है टेक्सो, और टेक्सो को आप टेक्सा भी कह सकते हैं। टेक्सा इन एक्चुअल इज अ वर्ड फॉर कैटेगरी। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में बांट रहे हैं, तो बेसिकली आप उन्हें अलग अलग टेक्सा में रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, इस दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने उन्हें 5 किंगडम्स में बांट दिया। बैक्टीरिया वगैरह को किंगडम मोनेरा में डाल दिया, एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया, प्लांट्स को किंगडम प्लांट में डाल दिया, फंगस को फंजाई में डाल दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया कुछ को। तो मैंने दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 अलग अलग किंगडम में डाल दिया ना। तो किंगडम भी एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। तो ये 5 टेक्सा हैं जिनमें मैंने डाल दिया। सिमिलरली फिर किंगडम के अंदर और कैटेगरीज हैं, वो भी टेक्सा है। किसी भी कैटेगरी को, किसी भी लेवल की कैटेगरी को आप टेक्सा कह सकते हैं। टेक्सा माने कैटेगरी, ग्रुप, कोई भी रैंक, कोई भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट कैन बी कॉल्ड एज टेक्सा। इट कैन बी कॉल्ड एज टेक्सा। कितनी भी छोटी कैटेगरी हो, कितनी भी बड़ी कैटेगरी हो, इन सारी कैटेगरीज को, इन सारे ग्रुप्स को आप टेक्सा कह सकते हैं। तो अगर मैं ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनिजम्स को बांट रहा हूं, अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर रहा हूं, अलग अलग टेक्सा में प्लेस कर रहा हूं, दैट इज वाया द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी।
तो टेक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो हमें सिखाती है कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे अलग अलग ग्रुप में अच्छे तरीके से बांटा जाए। तो टेक्सा क्या है मेरे भाई, जैसा मैंने बताया, टेक्सा इज अ साइंटिफिक वर्ड फॉर कैटेगरीज और ग्रुप्स। अगर आप ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में रख रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हें टेक्सा में रख रहे हैं। तो टेक्सोनॉमी इज अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टेक्सा। ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। तो स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, ये सवाल अगर पूछा गया तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी की अगर आप बात करें, जनरल टेक्सोनॉमी की, तो इसके 4 पिलर्स हैं। टेक्सोनॉमी नाम का ये जो तंबू है 4 बंबुओं पे टिका हुआ है। इन 4 बंबुओं को आप हमेशा सीक्वेंस में पढ़ते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो ले रहे होंगे। यहां पर खुद की कुर्बानी में दे रहा हूं। यहां पर समझ लीजिए मैं जंगल में घूम रहा था, मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं एक टेक्सोनॉमिस्ट हूं, मैं नई नई स्पीसीज खोजता हूं। मैं एक जंगल में घूम रहा था, जंगल में टहल रहा था और तभी मुझे ये प्राणी दिखा। अरे वाह, कुछ तो मुझे दिख गया है और मुझे पता है कि ये प्राणी जो है नया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज जो इसको देखते ही मेरे दिमाग में आनी चाहिए वो है इसके फीचर्स, वो है इसके कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं जो करूंगा वो है कैरेक्टराइजेशन, यानी मैं इसके फीचर्स को नोट करना स्टार्ट कर दूंगा कि इसमें है क्या क्या। तो मैंने देखा भैया एंटीना प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है। मैंने देखा एनल स्टाइल प्रेजेंट है, आपकी एनल स्टाइल प्रेजेंट है। फिर मैंने देखा मेरे भाई 3 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है, भैया 3 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है, 2 2 4 2 6, 3 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है, यानी 6 लेग प्रेजेंट है। फिर मैंने देखा काइटिन का एक्सोस्केलेटल पाया जा रहा है, काइटिन का एक्सोस्केलेटल पाया जा रहा है। एक्सोस्केलेटल मतलब बाहर का स्केलेटल, बाहर का कवर जो है आपका इसका काइटिन का बना हुआ है। ये सारी चीजें मुझे देखकर पता लग गई कि आईज है, इसने चश्मा भी पहना हुआ है, भैया छोटी सी चिंदी सी दाढ़ी भी रखी हुई है। जितने फीचर थे वो सारे फीचर मैंने नोट कर लिया अपनी कॉपी में। इसे मैं कहता हूं कैरेक्टर्स को नोट करना, फीचर्स को नोट करना, यानी कैरेक्टराइजेशन। तो मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया है, कैरेक्टराइजेशन। सोच के देखो, मैं जैसे जैसे कैरेक्टराइजेशन करता जा रहा हूं, क्या मुझे पता लगता जा रहा है कि ये किससे मिलता जुलता है। समझ लो, मैं आपको 5 कैरेक्टर बताता हूं। मैंने कहा एक जीव मुझे मिला है, वो जीव बहुत छोटी साइज का है। ठीक है गुरुजी, लिख लिया, छोटी साइज का है। माथे पे उसके बल्ब है एक अलग सा, हाँ बल्ब है। नीले कलर की, अरे नीले कलर की बॉडी है। पीला कोट, अरे पीला कोट पाया हुआ है। धूप धूप यहां धरती से गगन का, ऐसे गाना भी गा रहा है। जादू, अरे अपना जादू है भाई। 5वें में ही मैंने बता दिया कि क्या है। सिमिलरली व्हेन आई एम ट्रैकिंग द कैरेक्टर्स, मुझे पता लग जाएगा ये सारे फीचर किससे मिलते जुलते हैं। एंटीना किसमें है गुरुजी, कॉकरोच में है। एनल स्टाइल कॉकरोच, 3 पेयर ऑफ लेग कॉकरोच, काइटिनस एक्सोस्केलेटन कॉकरोच। यानी एग्जैक्ट चाहे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ना हो ये, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ है, उसी की कैटेगरीज में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, उससे मिलता जुलता है, उसी की बिरादरी का लगता है। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अगला स्टेप खुद ही खुद आइडेंटिफाई हो गया कैरेक्टर लिखने से कि भैया कॉकरोच लाइक है, ये कॉकरोच का कोई बंधु है जो यहां पर आपका घूमते घुमाते आ गया है। करेक्ट गुरुजी, ये भी क्रैक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी क्लासिफिकेशन करूंगा। जैसे कि भैया किंगडम एनिमेलिया होगी इसकी, बहुत अच्छी बात है। फाइलम आर्थ्रोपोडा होगी, क्योंकि जॉइंट अपेंडेजेस है तो आर्थ्रोपोडा होगी, है ना, सेम कॉकरोच वाले फीचर हैं। क्लास इंसेक्टा, सेम कॉकरोच वाले। और जीनस पेरीप्लेनेटा, ये भी आपका कॉकरोच वाला। इतना ये कॉकरोच से सिमिलर है कि जीनस तक सिमिलर है। पेरीप्लेनेटा सेम कॉकरोच वाला ही जीनस है इसका, बस स्पीसीज नई है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। तो बस मुझे क्या करना है, नोमेनक्लेचर में जीनस भी मुझे पहले से पता है, मुझे बस स्पीसीज का नया नाम देना है। तो मैं दे दूंगा पेरीप्लेनेटा हरियाणा। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना नहीं, हरियाणा में ढूंढा है। पेरीप्लेनेटा हरियाणा किसने ढूंढा, श्री विपू ने ढूंढा। तो वीआईपी लिख दिया एब्रीवेटेड फॉर्मेट में, कोई अंडरलाइन नहीं, कोई इटैलिक्स नहीं। तो पेरीप्लेनेटा हरियाणा, वीआईपी इसका पूरा नाम हो गया। पेरीप्लेनेटा इसका जीनस है, जीनस है, सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। हरियाणा इसकी स्पीसीज है, बिल्कुल गुरुजी। वीआईपी मेरे नाम का एब्रीवेशन मैंने खोजा है, पेरीप्लेनेटा हरियाणा, वीआईपी इसका पूरा नाम हो गया है। एकदम सही बात है गुरुजी। यानी सबसे पहले जब भी मुझे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिले, मैं उसके कैरेक्टर्स यानी फीचर्स देखूं, तो कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर्स देखते देखते उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी मिल गई है कि मुझे पता लग जाए किससे मिलता जुलता है, कौन से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से इसके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन, थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाया हूं। फिर जितना मैंने आइडेंटिफाई किया है, जिससे मिलता जुलता है, उसकी कैटेगरीज में रख दिया, उसके किंगडम में, उसकी फाइलम में, ऐसे ऐसे करके क्लासिफिकेशन, अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया।
एंड उसके बाद जो नाम का टुकड़ा बचा हुआ है, समझ लीजिए जीनस भी नया आपका होता कि कॉकरोच के जीनस में नहीं आ रहा है, जीनस भी इसका अलग ही है, तो नया जीनस भी मैं नाम रखता इसका और नई स्पीसीज का भी नाम रखता, तो नॉमेनक्लेचर में मैं जीनस स्पीसीज का नाम रख देता। ये 4 स्टेप है। यहां पर एक बात लिखी हुई है, बहुत प्यारी बात है, गौर से सुनिएगा। ये है टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। इन सभी को टेक्सा कह सकते हैं। मैंने क्या कहा, टेक्सा इज अ साइंटिफिक वर्ड फॉर कैटेगरीज। तो आपकी किंगडम बहुत बड़ी कैटेगरी है, पूरी दुनिया में 5 ही किंगडम है, इतनी बड़ी कैटेगरी है, दुनिया के सारे एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में आ रहे हैं। जो मैंने आपको बताया 1.7 टू 1.8 मिलियन अलग अलग स्पीसीज आपने आज तक धरती पे आइडेंटिफाई करी है, उसमें से 1.2 मिलियन 12 लाख के आसपास तो एनिमल्स हैं। इतनी बड़ी किंगडम है कि इसमें 12 लाख अलग अलग आपके एनिमल्स पाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी कैटेगरी को भी आप टेक्सा कह सकते हैं। यह आपकी दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इसको भी आप टेक्सा कह सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा, इसको भी आप क्या कह सकते हैं, आप एक टेक्सा कह सकते हैं। जीनस है पेरिप्लैनेटा, छोटा सा जीनस है, छोटे मोटे प्राणी है इसमें चुटुर पुटुर, इसको भी आप टेक्सा कह सकते हैं। और ये जो स्पीसीज है अभी अभी खोजी है हरियाणा, ये भी स्पीसीज है, ये भी एक कैटेगरी है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, सारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। ये 7 सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, सबसे जरूरी कंपलसरी कैटेगरीज है। तो ये नई नई कैटेगरी बनी है, ये भी अपने आप में एक टेक्सा है, स्पीसीज भी अपने आप में एक टेक्सा है। तो दे आर टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये टॉप लेवल है, हाईएस्ट टेक्सा, स्पीसीज जो है लोएस्ट लेवल है, एकदम बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल टेक्सा। तो आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्सोनॉमी है या कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी है, नॉर्मल टेक्सोनॉमी, उसके 4 पिलर्स हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। एक सीक्वेंस में ही इनको आपको देखना होता है और कुछ नहीं। अब मेरे भाई मॉडर्न टेक्सोनॉमी नाम की भी एक चीज है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के 5 पिलर्स हैं। कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी के 4 पिलर थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आपके मॉडर्न टेक्सोनॉमी के 5 पिलर्स हैं, ए बी सी डी ई। ए का मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी। बी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर का स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी। सी मतलब सेल का स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गेनिज्म के और अंदर चले गए, सेल भी देख लिया। डी का मतलब डेवलपमेंटल पैटर्न भी देख लिया कि वो कैसे कैसे डेवलप करता है, जाइगोट से पूरी बॉडी कैसे बनाता है। एंड मेरे भाई ई का मतलब इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, इकोलॉजी में उसका कैसा रिलेशन है, रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। कौन इसको खाता है, ये किसी और को खाता है क्या, सारी जानकारी जुटा लेंगे। जैसे ग्रास हॉपर है, समझ लीजिए ऑर्गेनिज्म, तो ग्रास हॉपर क्या खा रहा है, उसका किससे रिलेशन कैसा है, वो किसको खाता है, घास को खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, मेंढक खा जाता है। तो ग्रास हॉपर की अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो इसको कौन खा रहा है और ये किसको खा रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से इसका क्या लेना देना है, इसको क्या पसंद है और इसको कौन पसंद करता है, सब हम जान लेंगे। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन 5 पिलर्स हैं, अंदर का स्ट्रक्चर एनाटॉमी, बाहर का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल पैटर्न, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, अंदर बाहर सेल, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ए बी सी डी ई, करेक्ट। दिस इज मॉडर्न टेक्सोनॉमी के पिलर। तो 4 पिलर थे स्टैंडर्ड कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी के, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। यहां है आपका अंदर का स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर, सेल, डेवलपमेंटल पैटर्न, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। 5 पिलर्स हमने यहां पर देख लिए, करेक्ट। अब मेरे भाई ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स की करी गई, या आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी, यानी कल जो लेक्चर होगा हमारा उसमें भी ये सेम स्लाइड में लेकर के आऊंगा। ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन में आपने क्या किया, ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि दुनिया की जो सबसे पुरानी क्लासिफिकेशन थी वो नॉन साइंटिफिक थी। पहले लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट था ही नहीं, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को डिवाइड करते थे, अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को डिवाइड करते थे। तो पहली जो आपकी क्लासिफिकेशन आई वो थी ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि कौन ऑर्गेनिज्म हमारे किस काम आता है। तो हमने रोटी, कपड़ा और मकान में इनको डिवाइड कर दिया। रोटी यानी फूड, कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम खा सकते हैं, सॉरी। तो यहां पर क्या आ जाएंगी, क्रॉप्स आ जाएंगी, दालें आ जाएंगी, सब्जियां आ जाएंगी, दूध मिलता है किसी ऑर्गेनिज्म से हमें, मीट मिलती है, एग मिलता है, ये सारे क्या आ जाएंगे, ये आपके खाने की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना, खाने की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पहली कैटेगरी हो गई आपकी क्या, पहली कैटेगरी हो गई फूड, चाहे आपका अनाज हो, दालें हो,
सब्जी हो, फल हो, दूध हो, अंडा हो, सारी चीजें। क्लोथिंग की अगर आप बात करें तो आपको अलग अलग फाइबर्स से कपड़े मिल सकते हैं। सिल्क से मिल सकता है तो ये आपको सिल्क मोथ से मिल जाएगा, कॉटन आपको कॉटन प्लांट से मिल जाएगा, जूट और फ्लेक्स आपको अलग अलग प्लांट से मिल जाएगा। शेल्टर यानी घर अगर बनाना है तो टीक की लकड़ी है, साल की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, अलग अलग लकड़ियां अलग अलग प्लांट से मिलती हैं, इनसे घर बना सकते हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो डॉग रख सकते हैं, बहुत पहले से ही ये यूज हो रहे हैं एज ए सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करें तो आपके पास घोड़ा गाड़ी हो सकती है, गधा गाड़ी हो सकती है, खच्चर गाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी हो सकती है, इन सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अदर काम हो सकते हैं आपके, इसके अलावा भी आपके अदर काम हो सकते हैं, जैसे कि आपको किसी प्लांट से मेडिसिन मिल सकती है, कोई औषधि वाला प्लांट है उससे आपको मेडिसिन मिल रही है, गम मिल रहा है, रेजिन्स मिल रहे हैं, स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह मिल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। सो ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन में आपने क्या किया, इट इज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, कोई साइंटिफिक तरीका आपने इस्तेमाल नहीं किया है चीजों को क्लासिफाई करने का, अपनी जरूरत के हिसाब से आप किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या निकाल सकते हो उस हिसाब से आपने चीजों को क्लासिफाई कर दिया है इन डिफरेंट कैटेगरीज। किसी से हमें खाने की चीजें मिलती है तो फूड की कैटेगरी में, किसी से हमें फाइबर मिलते हैं तो कपड़े की कैटेगरी में, किसी से हम फर्नीचर बना सकते हैं या फिर घर बना सकते हैं तो उसको हम टिम्बर वुड की कैटेगरी में डाल देंगे या उसको घर शेल्टर की कैटेगरी में डाल देंगे। किसी से हमें कुछ और मिल जाएगा, मेडिसिन वगैरह मिल जाएंगी, किसी से सिक्योरिटी मिल जाएगी, किसी से ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। जहां आप रखना चाहते हैं ऑर्गेनिजम्स को वहां आप अच्छे तरीके से प्लेस कर सकते हैं। यह हमने देखा पहला टॉपिक हमारा आज का, यह हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अब हम थोड़ा और डिटेल में चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से देख लेते हैं कि कैसे सवाल हमसे इस टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं पिछले कई सालों में। तो 2023 का एक सवाल है, x and y are the components of binomial nomenclature. The naming system was proposed by Z. यानी किस साइंटिस्ट ने दिया है नोमेनक्लेचर सिस्टम, Z ने यानी कैरोलस लीनियस ने। और x और y दो हिस्से हैं एक नाम के, जो कि है जीनस और स्पीसीज रिस्पेक्टिवली। तो x है जेनरिक नेम, y है स्पेसिफिक एपिथेट और कैरोलस लीनियस। अच्छा लग रहा है ये ऑप्शन। और देख लेते हैं, पहले स्पीसीज नहीं आएगी, गलत हो जाएगा, पहले स्पीसीज नहीं आएगी, गलत हो जाएगा। जीनस है, स्पीसीज है, आर.एच. विटेकर ने नहीं दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन से भी हम निकाल सकते थे, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस साहब का नाम भी दे दिया है यहां पर, इसका मतलब आपको लिन भी लिखना पड़ेगा एंड में, इनका एब्रीविएटेड नाम भी लिखना पड़ेगा। तो मेंजीफेरा इंडिका जीनस है, स्पीसीज है, कैरोलस लीनियस दोनों चीजें आप नहीं लिखते, एक ही चीज लिखोगे। मेंजीफेरा इंडिका टाइप्ड है तो इटैलिक्स भी है, अच्छे तरीके से कर रखा है, पहला अल्फाबेट यहां पर कैपिटल है, पहला स्मॉल है, अच्छे तरीके से कर रखा है। लिन जो है आपने सीधा सीधा लिखा हुआ है रोमन में, एकदम करेक्ट है। मेंजीफेरा इंडिका नाम ठीक है लेकिन लीनियस की कमी है, तो ये आपका करेक्ट है। ये हम मना नहीं कर रहे कि करेक्ट नहीं है, बट इट इज मोर करेक्ट। और जब भी आप किसी ऐसे सवाल में फंसे, ऑलवेज गो फॉर मोर करेक्ट। जब भी कोई ऐसा सवाल आए कि जहां मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, वहां पे ऑलवेज गो फॉर मोर करेक्ट। ये जो आई है ये कैपिटल नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मिस्टर बी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है यहां पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स ABCD एंड सिलेक्ट द टू करेक्ट वंस। दो सही स्टेटमेंट्स का हम लोगों को पता लगाना है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर साहब ने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, जो आपको कल पढ़ाया गया था, बताया गया था। जब मैं आपको साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा अर्नेस्ट मेयर साहब का, जब वो वीडियो में डालूंगा तो और डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि दो इंडिविजुअल्स अगर सेम स्पीसीज के, तो ये आपस में मेट करके फर्टाइल बच्चा बनाते हैं। अगर दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल आपस में मेट करते हैं तो उनका बच्चा यूजुअली फर्टाइल नहीं होता। इसे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहा था। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। भाई फोटो पीरियड से प्लांट का रिप्रोडक्शन सीजनल ब्रीडर्स का अफेक्ट हो रहा था, एनिमल्स का भी अफेक्ट हो रहा था। एनिमल्स को पता कैसे लग रहा था कि सर्दी है या गर्मी है, फोटो पीरियड की वजह से। प्लांट में भी जो शॉर्ट डे प्लांट थे, लॉन्ग डे प्लांट थे, जिसका कॉन्सेप्ट कल बताया था, उन्हें फर्क पड़ रहा था फोटो पीरियड यानी सन की ड्यूरेशन से। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। नहीं मेरे भाई, आर.एच. विटेकर साहब ने नहीं दिया था, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस यानी सेम विद ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन और ग्रोथ सारी चीजें सेम थी, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स थे यानी इंटरडिपेंडेंट इवेंट्स थे। तो ए और डी जो है, ए डी चोटी तक का जोड़ लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ये आपका 2016 फेज 2 का सवाल था जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। ऐसे बेसिक जनरल लेवल के सवाल आपके यहां से पूछे जाते हैं, कोई बहुत ताबड़तोड़ सवाल यहां से नहीं पूछा जाता है। दिस इज योर वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर।
जहां हम लोगों ने बात की है किसकी, जहां हम लोगों ने बात की है आपके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, नाम रखने की प्रक्रिया की। अब हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सिस्टमैटिक्स, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसा मैंने बताया, टेक्सोनॉमी में अलग अलग टेक्सा आपको पढ़ने होते हैं, तो 7 मेजर टेक्सा के बारे में आपको पढ़ना होता है, 7 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बारे में आपको पढ़ना होता है। इन्हें हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज, कंपल्सरी कैटेगरीज कहते हैं, जिनके बारे में हम जान रहे होंगे। उससे पहले थोड़ा सिस्टमैटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। सिस्टमैटिक्स भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जैसे टेक्सोनॉमी भी एक बायोलॉजी की ब्रांच थी जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सा में, अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। सिस्टमैटिक्स भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। यहां आप टेक्सोनॉमी से भी ज्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं। सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी की जितनी चीजें थी वो तो इंक्लूडेड है ही। यहां कोई नया ऑर्गेनिज्म आपको मिल गया तो उसकी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ये तो आप करोगे ही करोगे। उसके साथ एक और चीज, 5वीं चीज भी आप ऐड करोगे, जो कि है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। गुरुजी ये क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी आप पूरा का पूरा इवोल्यूशन भी बेसिकली ट्रैक करोगे एक ऑर्गेनिज्म का। समझ लीजिए मेरे पास है ये ऑर्गेनिज्म ए, ये ऑर्गेनिज्म बी। मैं देखूंगा कि इन दोनों के पूर्वज सेम है या नहीं। अगर इन दोनों के पूर्वज सेम हुए तो इनमें अच्छी खासी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोनों सेम ही जगह से निकल करके आए हैं, सेम ही पूर्वज रहे हैं इनके, तो इनमें अच्छा खासा जेनेटिक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हें मैं 7 सेम कैटेगरी में रख सकता हूं। क्लासिफिकेशन के दौरान मैं इन्हें सेम कैटेगरी में रख पाऊंगा। लेकिन अगर इन दोनों के पूर्वज डिफरेंट हुए, ये डिफरेंट लीनिएज से आया है, डिफरेंट पूर्वज रहे हैं इसके, ये डिफरेंट लीनिएज से आया है, डिफरेंट पूर्वज रहे हैं इसके, तो इनमें हो सकता है बहुत सिमिलैरिटीज ना हो, तो इन्हें मैं अलग अलग कैटेगरीज में रख पाऊंगा। तो ये जो आपके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, ये आपको एग्जैक्टली बता देते हैं कि आप किसी और ऑर्गेनिज्म से कितने % सिमिलर हो। तो ये झूठ नहीं बोलते। समझ लीजिए मैंने आपका डीएनए निकाला और एक गधे का डीएनए निकाला और दोनों के डीएनए को कंपेयर कर दिया, तो मुझे पता लगा कि यहां पर 94.6% सिमिलैरिटी है आपके और गधे के डीएनए में। तो आप कह सकते हो देखो सर गधा बहुत डिफरेंट है, मैं गधा नहीं हूं। तो आपने प्रूफ कर दिया, अब आपने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। अब इस बात का कोई तोड़ नहीं है, मुझे मानना ही पड़ेगा कि आप गधे नहीं हो। यस, लेकिन अगर मैं आपका और दूसरे किसी ह्यूमन का डीएनए मैच कराऊं तो 99.9% सिमिलर मिलेगा। यानी आप सेम स्पीसीज में होने चाहिए, आप दोनों सेम स्पीसीज के ही हो। तो जब आप आगे चल के जेनेटिक्स पढ़ेंगे, अभी हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया है, जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले टॉपिक में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले टॉपिक में, कि आपका और किसी भी दूसरे ह्यूमन का, आपका और मेरा डीएनए 99.9% सिमिलर है। सिर्फ वो 0.1% डिफरेंस है जिसने मुझे इतना बढ़िया बना दिया है और तुम्हें ऐसा चिंदी सा रख लिया है। 0.1% डिफरेंस है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस उस 0.1% के अंदर भी। तो मेरे भाई, जब आप किन्हीं भी दो ऑर्गेनिज्म का एकदम डीएनए कंपेयर कर लोगे, एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा कि इनमें कितनी % सिमिलैरिटी है, इन्हें सेम कैटेगरी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर सिस्टमैटिक्स जो है, इट इज अ बिगर ब्रांच। व्हाई इट इज अ बिगर ब्रांच? क्योंकि सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी तो कंप्लीट इंक्लूडेड है ही। यहां पर टेक्सोनॉमी की तो सारी की सारी चीजें आपके कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये तो सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है ही। लेकिन इसके साथ साथ आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पूरा इंक्लूडेड है। यहां पे 5वीं चीज भी ऐड हो गई है। तो सिस्टमैटिक्स इज अ बिगर ब्रांच देन टेक्सोनॉमी। अब ये सिस्टमैटिक्स शब्द कहां से आया? ये जो सिस्टमैटिक्स शब्द है, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, और वो लैटिन वर्ड है आपका सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है चीजों की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, चीजों की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो कैरोलस लीनियस साहब ने भी अपनी एक किताब का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा था। इनकी 2 फेमस किताब है, सिस्टेमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम। तो इन्होंने भी अपनी एक किताब का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा था, जिससे कि बेसिकली ये सिस्टमैटिक शब्द को थोड़ी इज्जत दे सके। यस, क्योंकि सिस्टमैटिक्स की ही पढ़ाई करते थे, तो इन्होंने अपनी किताब का नाम भी सिस्टेमा नेचुरी रखा था, क्योंकि सिस्टेमा का मतलब होता है, इट इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है चीजों की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो आपने अब ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया है, क्लासिफिकेशन कर ली है, नोमेनक्लेचर कर लिया है। उसकी क्लासिफिकेशन को और बेहतर करने के लिए आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी देख रहे होते हैं। दो ऑर्गेनिजम्स को सच में अच्छे तरीके से डीप लेवल पे आप कंपेयर कर रहे होते हैं, ये फाइनली पता लगाने के लिए कि क्या इन्हें मुझे सेम कैटेगरी में रखना चाहिए, अलग कैटेगरी में रखना चाहिए। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी।
किन्हीं दो नॉन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को सेम कैटेगरी में रख दोगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। एक पहली क्लास के बच्चे को और 12वीं क्लास के बच्चे को सेम क्लास में बैठा दूंगा? नहीं सर, गलती हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी पहली क्लास के बच्चे के साथ, है ना। मुझे 12वीं क्लास के सारे बच्चों को साथ बैठाना पड़ेगा, पहली क्लास के सारे बच्चों को साथ बैठाना पड़ेगा, दूसरी क्लास के सारे बच्चों को साथ बैठाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे सबसे पूछना तो पड़ेगा भाई कौन सी क्लास में हो, तभी तो मैं उनको उनकी क्लासेस तक पहुंचा पाऊंगा, उनकी कैटेगरीज में प्लेस कर पाऊंगा। तो यहां पर भी आप ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च करते हो, उनके इवोल्यूशन को ट्रैक करते हो कि क्या इनके पूर्वज सेम थे, क्या इनमें अच्छी खासी सिमिलरिटीज हैं। इफ यस तो इन्हें सेम कैटेगरी में रख दो, अगर ये डिफरेंट है तो इन्हें डिफरेंट कैटेगरी में रख दो। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए यहां पर ये है पापा ए और इनके दो बच्चे हैं बी और सी, यहां पर है पापा डी, इनके दो बच्चे हैं ई और एफ। अब ए के दो बच्चे हैं बी और सी, डी के दो बच्चे हैं ई और एफ। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बी जो है इट इज मोर सिमिलर टू, बी जो है ये किससे ज्यादा सिमिलर है, सी से या ई से, इससे या इससे? गुरुजी ये तो बहुत आसान सवाल है। कैसे भाई, बी और सी जो है ये तो सेम पापा की औलाद है, तो इन दोनों में तो सिमिलरिटीज खूब होंगी, तो ये तो सी से ज्यादा सिमिलर है। ई तो किसी दूसरे पूर्वज से आया है तो उससे ज्यादा सिमिलर नहीं होगा। एकदम सही बात है। तो आपने क्या किया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही तो देखी, ये दोनों बाय इवोल्यूशन कनेक्टेड है, इनका एंसेस्टर सेम है। बी और सी हैव सेम एंसेस्टर, देयरफॉर दे आर इवोल्यूशनरली रिलेटेड। लेकिन आपका जो बी है उसका ई के साथ कोई सेम एंसेस्टर नहीं था, तो अल्टीमेटली ये डिफरेंट हो गए। तो आपसे मैंने पूछा कि बी जो है किससे ज्यादा सिमिलर होगा, सी से ज्यादा सिमिलर होगा, ई से थोड़ा कम सिमिलर होगा। यही है आपका सिस्टमैटिक्स। आप देखते हो कि किन्हीं ऑर्गेनिजम्स के पूर्वज सेम है या नहीं, उनमें कितनी सिमिलरिटीज हैं, कितने डिफरेंसेस हैं, ये आपने देखा। नाउ दिस इज द फाइनल टॉपिक, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट दिस इज द फाइनल टॉपिक जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट टेक्सा हैं, 7 ऐसी टेक्सा हैं जिन्हें आप कहते हैं कंपलसरी टेक्सा या ऑब्लिगेट टेक्सा। तो आउट ऑफ जितनी भी कैटेगरीज हैं इस दुनिया में 7 ऐसी हैं जिन्हें हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज या कंपलसरी कैटेगरीज कह रहे होते हैं। इनको हम लोग एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, सो इसे हम कहते हैं हायरार्की। हायरार्की मतलब किसी भी चीज को सीक्वेंस में अरेंज करना। अगर समझ लीजिए मैं अल्फाबेटिकल हायरार्की बना रहा हूं, मैं अल्फाबेटिकल हायरार्की बना रहा हूं, तो अल्फाबेटिकल हायरार्की में मैं क्या कर सकता हूं मेरे दोस्त, अल्फाबेटिकल हायरार्की में मैं चीजों को ए से जेड भी लिख सकता हूं, ए बी सी डी ऐसे करते करते एक्स वाई जेड, दिस इज ऑल्सो हायरार्की। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जेड है, वाई है, एक्स है, टक 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 करते आपका डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, ये भी कर सकता हूं। दिस इज माई अल्फाबेटिकल हायरार्की। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपको मेंशन करना होता है कि आपने क्या चुना है, हायरार्की ही बोलेंगे, किसी भी ऑर्डर में लिख दो। सिमिलरली मैं नंबर्स की हायरार्की लिख रहा हूं 1 से 9, नंबर्स हायरार्की। तो मैं भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, भड़ाम भागो। तो किसी भी सीक्वेंस में मैं लिख सकता हूं, दिस इज माई स्टाइल ऑफ डूइंग इट। आई मे राइट इट इन द इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं, मैं इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं, मेरी मर्जी है। मुझे बस मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने किस स्टाइल में किस सीक्वेंस में चीजों को लिखा है। आई नीड टू मेंशन दैट। तो जैसा मैंने बताया कि यहां पर आप टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में अलग अलग टेक्सा को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इन्हीं टेक्सा को आप कैटेगरी भी कह सकते हैं, इन्हीं टेक्सा को आप ग्रुप भी कह सकते हैं, इन्हीं टेक्सा को आप रैंक भी कह सकते हैं या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। तो मेन जो आपको कैटेगरीज पढ़नी होती हैं ये है 7 मेन कैटेगरीज, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जहां आप लिख सकते हैं एक पूरा का पूरा सीक्वेंस। और इसके लिए एक सिंपल से ट्रिक है। एक लड़का है जिसका नाम है फैम, ये फैम जो है भाषण देने आया है कॉलेज में, स्पीकर है, भाषण देने आया है, तो इसका पोडियम जो है क्लीन करने के लिए कहा गया कि भैया फैम का जो पोडियम है ये क्लीन कर दीजिए, अदरवाइज फैम जो है सिक हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, इसको इतनी आदत नहीं है भाई डस्ट वगैरह की, इसका पोडियम क्लीन होना चाहिए। तो ये है पोडियम और इस पोडियम पे खड़े हैं हमारे नेताजी, युवा नेता जिनका नाम है फैम।
तो यहां पे हमने सिंपल ट्रिक याद की, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। अब सिंपल एक और ट्रिक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, जैसा आपको याद करना है। लेकिन पोडियम शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया था अपने टाइम से ही, क्योंकि पोडियम में डीआई का भी साउंड आ रहा है। तो के का मतलब है किंगडम, पी का मतलब है फाइलम, और फाइलम के सेम लेवल पे ही मैं डिवीजन शब्द का भी इस्तेमाल करता हूं फॉर प्लांट। फाइलम शब्द एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है और डिवीजन प्लांट के लिए, सेम आए इसीलिए पोडियम शब्द दे दिया है कि पी और डीआई साथ आए थे, फाइलम डिवीजन साथ आए थे। सीएल का मतलब है क्लास, और का मतलब है ऑर्डर, फैम का मतलब है फैमिली, गेट का मतलब है जीनस, एंड सिक का मतलब है स्पीसीज। तो इस सारी कैटेगरीज में एक सीक्वेंस में पढ़ लेता हूं, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक, यानी आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। यह है डिसेंडिंग ऑर्डर। जब मैं जा रहा हूं आपका किंगडम टू स्पीसीज, किंगडम टू स्पीसीज, दिस इज डिसेंडिंग, दिस इज डिसेंडिंग। क्यों? क्योंकि स्पीसीज सबसे छोटी कैटेगरी है, किंगडम सबसे बड़ी है। एंड मेरे भाई जब मैं जाऊंगा स्पीसीज से किंगडम, तो इट इज असेंडिंग, इट इज असेंडिंग इन नेचर, करेक्ट, इट इज असेंडिंग। ये मैंने देखा, ये मैंने जाना, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर मैं स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहा हूं, अगर मैं स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहा हूं, तो मेरे भाई स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहा हूं, तो सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी ऑर्गेनिजम्स के बीच में या कम होंगी? सर आपने बताया था कि एक स्पीसीज में वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो फंडामेंटली सिमिलर हैं। ह्यूमन बीइंग्स सारे के सारे फंडामेंटली सिमिलर हैं, तो हमारे अंदर तो खूब सिमिलैरिटीज हैं। सेपियंस स्पीसीज में जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें खूब सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन पूरी किंगडम की अगर आप बात करो, हमारी किंगडम की, किंगडम एनिमेलिया, तो जिस बाथ स्पंज से आप अपने आप को रगड़ रगड़ के नहाते हो, जो लूफा बोलते हैं, वो भी आपका एक एनिमल किंगडम का ही मेंबर है। बाथ स्पंज कह रहे होते हैं उसको, वो भी एनिमल है, आप भी एनिमल हो। है कुछ सिमिलैरिटी, कुछ तो सिमिलैरिटी है, तभी सेम किंगडम में हो, पर डिफरेंसेस भी तो खूब सारे हैं। कहां वो, कहां आप? तो अल्टीमेटली किंगडम तक पहुंचते पहुंचते डिफरेंस खूब बढ़ जाते हैं। तो किंगडम तक पहुंचते पहुंचते डिफरेंस खूब बढ़ जाते हैं, सिमिलैरिटीज कम हो जाती हैं, सिमिलैरिटीज कम हो जाती हैं, है ना। और मेरे भाई स्पीसीज तक पहुंचते पहुंचते, अगर किंगडम से स्पीसीज तक आप आ रहे हो, तो स्पीसीज में तो फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ही रह रहे होते हैं, तो सिमिलैरिटीज आपकी पीक पे होती हैं, सिमिलैरिटीज आपकी बढ़ी हुई होती हैं। तो जब आप किंगडम से स्पीसीज आओगे, सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी, स्पीसीज से किंगडम जाओगे, सिमिलैरिटीज आपकी घट जाएंगी। सेम चीज हमने यहां देखी, When we move from species to kingdom, किंगडम की तरफ आप जा रहे हो तो सिमिलैरिटीज घट जाएंगी, तो सिमिलैरिटीज घट जाएंगी यानी डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे। और उल्टा करोगे, एंड वाइस वर्सा लिख लो यहां पर, एंड उल्टा अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा इसका। किंगडम से स्पीसीज वापस आ जाओ तो सिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी, डिफरेंसेस आपके घट जाएंगे। करेक्ट। यहां पर एनसीईआरटी में कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रखी हैं, विच आर टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। आराम से सुनना, इनको समझ पाना जेन्युइनली डिफिकल्ट है, बच्चों को अक्सर ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। प्यार से डिकोड करके एक एक चीज आपके सामने रखूंगा, बहुत आराम से सुनना मेरे भाई, बिल्कुल भी इस चीज में फोकस मत हटाना। सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी में लिखी है वो ये है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्या ये बात करेक्ट है? अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं अलग अलग कैटेगरीज में, तो क्या ये सिंगल स्टेप प्रोसेस हो सकता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए मैंने ये खोजा भाई, पेरी प्लेनेटा हरियाणा खोजा। अगर मैंने ये खोजा है तो सबसे पहले मैं इसकी किंगडम डिसाइड करूंगा, एनिमेलिया, एक स्टेप तो यही हो गया। फिर मैं इसकी फाइलम डिसाइड करूंगा, फिर मैं इसकी क्लास डिसाइड करूंगा, ऑर्डर डिसाइड करूंगा, फैमिली डिसाइड करूंगा, जीनस डिसाइड करूंगा, स्पीसीज का नाम रखूंगा, वो भी डिसाइड की है। तो 7 स्टेप तो मिनिमम है। अगर 7 कंपलसरी कैटेगरीज हैं तो 7 स्टेप तो मिनिमम है। क्लासिफिकेशन 7 अलग अलग कैटेगरीज में तो क्लासिफाई करना ही करना है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अब अलग अलग आपकी एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी होती हैं, तो ऑब्लिगेट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, जैसे जीनस और फैमिली के बीच में आती है ट्राइब, एक कैटेगरी, TRIBE लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो वो एक एडिशनल चीज है। क्लास के नीचे आ सकती है सब क्लास, क्लास के ऊपर आ सकती है सुपर क्लास, फाइलम के नीचे आ सकती है सब फाइलम, ऑर्डर के नीचे आ सकता है सब ऑर्डर, कई सारी और कैटेगरीज हैं।
यानी मिनिमम 7 स्टेप तो कम से कम आपको कंट्रीब्यूट करने हैं, और इसके ऊपर भी कर सकते हो मेरे भाई, मिनिमम 7 स्टेप हैं। तो एवरी ऑर्गेनिज्म नीड टू बी क्लासिफाइड इन एटलीस्ट 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, कम से कम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, 7 ऑब्लिगेट स्टेप्स तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहां जो बात लिखी गई है यह भैया दिमाग के घोड़े खुलवा देती है। आराम से सुनिए, यहां कहा गया टेक्सा जो है, कैटेगरीज जो है, अलग अलग कैटेगरीज जो हमने बनाई है, दीज कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, बायोलॉजिकल एंटिटीज, बायोलॉजिकल चीजें हैं ये, क्योंकि इनके अंदर कौन भरे हुए हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भरे हुए हैं। ये जो कैटेगरीज हैं इनमें ऑर्गेनिजम्स भरे हैं, तो ये बायोलॉजिकल एंटिटी है, इनके अंदर ऑर्गेनिज्म है ना। कोई मेरे भाई हमने घास फूस नहीं भर रखा है, हमने ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए हैं इन कैटेगरीज में। सो दीज आर बायोलॉजिकल कैटेगरीज, दीज आर बायोलॉजिकल एंटिटीज विच आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। बहुत प्यारी बात है, आराम से सुना। इन्होंने कहा ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो टेक्सा हैं जो आप बना रहे हो, अलग अलग लेवल की कैटेगरीज जो आप बना रहे हो, ये बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। इनके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स ठूस ठूस के भरे हैं, मैंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को इन कैटेगरी में रखा है। सो दीज आर बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठा कर देना, मॉर्फोलॉजिकल मतलब सिर्फ शक्ल देख करके, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस देख करके। ऐसा नहीं है कि 2 ऑर्गेनिज्म मैंने देखे, अच्छा सिमिलर लग रहे हैं भैया, सेम कैटेगरी में रख देता हूं। सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर आप चीजों को सेम कैटेगरी में रखने लगे तो कबाड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपने क्या किया था, आपने मॉडर्न टेक्सोनॉमी में कई चीजें पढ़ी थी मेरे भाई, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में कई चीजें पढ़ी थी। बाहर का स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी तो है ही, अंदर का स्ट्रक्चर भी है, एनाटॉमी भी है, सेल स्ट्रक्चर भी है, डेवलपमेंटल पैटर्न भी है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी है। इतनी चीजें हम पढ़ते हैं, इसके बाद भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें। तब जाके हम इस निर्णय पर पहुंच पाते हैं, इस डिसीजन पर पहुंच पाते हैं कि 2 ऑर्गेनिजम्स को हमें सेम कैटेगरी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर आपने ऑर्गेनिजम्स को रख दिया है, सिर्फ तुक्केबाजी पे नहीं रखा है, सिर्फ इनका मुंह देख करके नहीं रख दिया है कि हाँ भाई सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख करके हमने रख दिया, नहीं, हमने अदर कैरेक्टर्स को भी स्टडी किया है। बहुत डिटेल्ड विचार के बाद हमने किन्हीं ऑर्गेनिजम्स को किसी कैटेगरी में रखा है। सो जितनी भी टेक्सा हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं, दे आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, डिफरेंट एंटिटीज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनमें जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा है। एंड मेरे दोस्त सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं रखा, दे आर नॉट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स की मॉर्फोलॉजी शक्ल देख करके इकट्ठा कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग कैरेक्टर स्टडी किए हैं। बहुत मुश्किल से हमने ये समझा है कि 2 ऑर्गेनिजम्स को साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, यह हमने देखा है। Now we will be talking about the definition of various taxa। तो हम स्पीसीज से किंगडम जा रहे हैं, यानी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। फाइलम को हम लोग प्यार से क्या कह सकते हैं, डिवीजन भी कह सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड डिवीजन इन प्लांट्स, नोन एज डिवीजन इन प्लांट्स। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम को डिवीजन भी कहा, एंड फिर आपकी किंगडम। तो स्पीसीज जो है सबसे छोटी, सबसे बेसिक कैटेगरी है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। इससे आप चलते 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 पहुंचते हैं सबसे बड़ी कैटेगरी तक, जिसे हम कहते हैं क्या, मिस्टर किंगडम। सबसे बड़ी कैटेगरी तक हम लोग यहां पर पहुंच रहे होते हैं। इट इज द लार्जेस्ट टेक्सा, सबसे बड़ी कैटेगरी, सबसे बड़ी टेक्सा आपको देखने को मिलती है। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया, लार्जेस्ट टेक्सा कह दिया। तो आप कहां जा रहे हैं, आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ अब जा रहे हैं। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, इतनी बात हमको समझ में आ गई। नाउ एक एक के बारे में पढ़ते रहते हैं भाई। कई स्पीसीज ने मिलकर एक जीनस बनाया। तो जीनस क्या है, एग्रीगेट ऑफ सिमिलर स्पीसीज। जिन स्पीसीज में सिमिलैरिटी होंगी, एक जैसी होंगी, उनको हम एक जीनस में प्लेस कर देंगे। सिमिलर जीनस को प्लेस करके फैमिली बना देंगे, एग्रीगेट ऑफ सिमिलर जीनस। सिमिलर फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बना देंगे, एग्रीगेट ऑफ सिमिलर फैमिलीज। एग्रीगेट ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स को हम लोग क्या कह देंगे, क्लास कह देंगे। एग्रीगेट ऑफ सिमिलर क्लासेस को हम लोग क्या कह देंगे, फाइलम कह देंगे। एग्रीगेट ऑफ सिमिलर फाइलम्स को या डिविजन्स को हम लोग मिला करके क्या कह देंगे, किंगडम कह देंगे। यानी जो छोटा लेवल है, इसकी चीजें मिल मिलकर आगे क्या बनाएंगी, बड़ा लेवल बनाएंगी। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन बड़े लेवल पे जो है छोटी छोटी चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी। छोटी चीजें कई स्पीसीज मिलकर के जो एक जैसी हैं, एक जीनस बनाएंगी। एक जैसे जीनस मिलके फैमिली, एक जैसी फैमिली मिलके ऑर्डर, एक जैसे ऑर्डर मिलके क्लास, एक जैसी क्लास मिलके फाइलम, एक जैसी फाइलम मिलके किंगडम। तो एक डेफिनेशन तो आप पहले ही सेट कर सकते हो।
किसी की भी। कोई पूछ ले भाई व्हाट इज फैमिली, एग्रीगेट यानी इकट्ठा कर दिया किसको, सिमिलर जीनस को, एक जैसे जीनस को मिला करके मैंने फैमिली नाम का एक टेक्सा बना दिया है। ठीक है, तो सारे के सारे टेक्सा हैं, लेवल अलग अलग है, ये सबसे छोटा टेक्सा, वो सबसे बड़ा टेक्सा। ये जो है आपका ऑर्डर, ये क्या है, बीच का बंदर है। 7 टेक्सा है, एकदम बीच में आ रहा है, ये आपका क्या कहलाता है, बीच का बंदर कहलाता है। बीच का बंदर क्यों कहा, थोड़ी देर में डिस्कस कराऊंगा। स्पीसीज की अगर डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं, मेल और फीमेल, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। जितने भी मेंबर्स हैं एक स्पीसीज के, इनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, आज ही पढ़ा है, दे आर फंडामेंटली सिमिलर। इसीलिए वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश, वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन मेंबर्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज। समझ लीजिए लाल चींटी है, काली चींटी है, हम ये भी बता सकते हैं देख के ही कि अलग अलग स्पीसीज की है। क्यों, क्योंकि मेन उनके स्ट्रक्चर में ही फर्क हमें मिल गया, शक्ल में ही फर्क मिल गया, दिखने में ही अलग अलग है, डिफरेंट स्पीसीज होंगी, फंडामेंटली ही सिमिलर नहीं है। एक की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही काली है, एक की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही लाल है। तो आप 2 स्पीसीज में अगर अंतर देख के ही पता लग रहा है तो इसका मतलब वो डिफरेंट स्पीसीज है। इतना आसान होता है स्पीसीज के बीच में डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। कई बार आपको अंदर घुसना पड़ता है, कई बार चीजें दिखने में सेम होती हैं, तब आपको और कैरेक्टर्स को भी स्टडी करना है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर घुसना होता है। जीनस जो है ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। कुछ जीनस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही स्पीसीज होती है, जैसे कि मोनोटिपिक जीनस, मोनो यानी 1। तो यहां पर क्या है, सिर्फ एक ही स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं इन जीनस में, एक ही स्पीसीज है। जैसे कि हमारा जो जीनस है होमो, इसमें एक ही स्पीसीज है सेपियन, बाकी जो थे सारे के सारे गायब हो चुके हैं। जैसे आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो होमो हैबिलिस का नाम भी आपको बताया जाएगा, होमो इरेक्टस का नाम भी बताया जाएगा। तो पहले हमारे जीनस में मल्टीपल स्पीसीज थी, लेकिन अब सारे गायब हो चुके हैं। अब जो है सिर्फ होमो सेपियन एग्जिस्ट कर रहा है पूरे दुनिया में, भारत में भी, दुनिया में भी सिर्फ एक ही स्पीसीज है, होमो सेपियन। तो होमो जो जीनस है सिर्फ सेपियन स्पीसीज इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर, तो इट इज मोनोटिपिक जीनस। पॉलीटिपिक जीनस भी हो सकते हैं, यानी मल्टीपल आपकी स्पीसीज हो, मोर देन 1 स्पीसीज हो, तो पॉलीटिपिक जीनस। फॉर एग्जांपल पैंथेरा, पैंथेरा में आया टिग्रिस, टिग्रिस की स्पेलिंग देखो, टाइगर का साउंड आ रहा है गुरुजी। लियो, लायन का साउंड आ रहा है गुरुजी। पार्डस, लेपर्ड का साउंड आ रहा है, पार्ड शब्द आ रहा है, लेपर्ड का साउंड आ रहा है गुरुजी। सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम मेलोंजिना बैंगन, और सोलेनम निग्रम मकोई इसे कहते हैं, जिसे नाइट शेड भी कहा जाता है। तो मेरे दोस्त ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये आपको देखने को मिली इन अ पॉलीटिपिक जीनस। यानी ये जो जीनस है इसमें 3 स्पीसीज हैं, है ना, ये जो जीनस है इसकी 3 मैंने एग्जांपल लिखे हैं, और भी हो सकते हैं। तो मोर देन 1 जीनस है, अगर मोर देन 1 स्पीसीज है सॉरी, अगर किसी जीनस में, तो पॉलीटिपिक जीनस। एक ही स्पीसीज है किसी जीनस में, तो मोनोटिपिक जीनस। तो अलग अलग प्रकार के यहां पर जीनस हो सकते हैं। अब एनसीईआरटी में एक बात कही गई है, बहुत प्यारी बात है, गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। ये आपके 2 जीनस हैं, ये आपके 2 जीनस हैं। इसे मैंने कहा जीनस 1 और इसे मैंने कहा जीनस 2। इन जीनस में स्पीसीज हैं, तो इसे मैंने कहा स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3, इसको मैंने कहा स्पीसीज X, स्पीसीज Y, स्पीसीज Z। अब मुझे बात बताइए, सेम सवाल जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, स्पीसीज 1 is more related to, species 1 is more related to, species 1 किससे ज्यादा रिलेटेड है, आपका ऑप्शन 1 स्पीसीज 2 से, या ऑप्शन 2 आपकी स्पीसीज X से। गुरुजी सीधी सी बात है कि यहां पर आपकी जो स्पीसीज 1 है ये स्पीसीज 2 से ज्यादा रिलेटेड होगी, बिकॉज ये दोनों सेम जीनस में है। अगर ये सिमिलर स्पीसीज थी तो ही तो इनको सेम जीनस में रखा। एक्स वाई जेड आपस में सिमिलर है, इनसे सिमिलर नहीं है। 1 2 3 आपस में सिमिलर है, इनसे सिमिलर नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी में एक बात कही गई है कि स्पीसीज ऑफ सेम जेनेरा आर मोर कनेक्टेड टू ईच अदर देन स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। एक जीनस में जितनी स्पीसीज हैं आपस में तो बहुत सिमिलरिटी शो करेंगी, दूसरे जीनस की स्पीसीज से कम सिमिलरिटी शो करेंगी। सही बात है, इनका अपना ग्रुप है, इनका अपना ग्रुप है, इनकी आपस में बनती है, इनकी आपस में बनती है, इनकी इनसे नहीं बनती, इनकी इनसे नहीं बनती, सीधी बात। अगर कोई पूछेंगे 1 और X में ज्यादा सिमिलरिटी है या 1 और 2 में, भाई 1 और 2 में ज्यादा सिमिलरिटी है क्योंकि सेम ग्रुप पे है, 1 और X में कम है। Y में और Z में ज्यादा सिमिलरिटी है, Y और 3 में, भाई Y और Z में ज्यादा सिमिलरिटी है, 3 कहां से आ गया बीच में,
राइट। तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन को कि उसका मतलब क्या है। प्यारा सा ये कंसेप्ट है रिलेटेड टू योर जीनस। फैमिली की अगर हम बात करें तो यहां पे सिमिलर जीनस मिलकर के एक फैमिली बनाते हैं। प्लांट फैमिली की अगर आप बात करें तो अगर आप अलग अलग प्लांट्स को सेम फैमिली में रखना चाहते हैं तो प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर्स आपको देखने होंगे। तो यहां पे आप रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी देखते हैं यानी फ्लावर से संबंधित कैरेक्टर भी देखते हैं, एंड आप वेजिटेटिव कैरेक्टर भी देखते हैं यानी कि रूट, स्टेम एंड लीफ भी देखते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो प्लांट में इनिशियल टाइम से ही आपके अवेलेबल होते हैं, रूट बन जाती है, स्टेम बन जाती है, पत्तियां आ जाती हैं। एंड फ्लावर जो है इसे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कहते हैं क्योंकि मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहां अवेलेबल होते हैं, फ्लावर पे ही अवेलेबल होते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्लोरल कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फूल में ही होता है, ये भी देखने चाहिए आपको। एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी रूट, स्टेम, लीफ भी देखने चाहिए, तब जाके आप प्लांट्स को सेम फैमिली के अंदर कंसिडर कर पाएंगे। तो फैमिली में अगर आपको प्लांट्स को क्लासिफाई करना है, किन्हीं प्लांट्स को फैमिलीज में अगर आपको डिवाइड करना है, तो आप फ्लोरल एज वेल एज डिफरेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख सकते हैं। अब फैमिली के बाद है ऑर्डर। अब ऑर्डर में बोला बीच का बंदर है, 3 कैटेगरी इधर, 3 कैटेगरी इधर। मैंने कहा जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ आप जाते हैं तो सिमिलैरिटी कम हो जाती है, किंगडम से स्पीसीज की तरफ आप आते हैं तो सिमिलैरिटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपस में फंडामेंटली सिमिलर हैं। तो यहां सिमिलैरिटीज मैक्सिमम, वहां सिमिलैरिटीज सबसे कम। तो जब आप एकदम बीच में आते हैं ना तो सिमिलैरिटीज मीडियम मीडियम हो जाती हैं। अब आप दो ऑर्गेनिजम्स को जब कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं मिलेंगी, तो आप एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स देखते हैं। तो आप एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी एवरेज ऑफ सिमिलैरिटीज देखते हैं। समझ लीजिए दो ऑर्गेनिजम्स में 100 कैरेक्टर्स थे, तो आप इनमें एवरेज ऑफ सिमिलैरिटीज देखते हैं। कि 100 कैरेक्टर में से चलो 50 भी सिमिलर है, इनको सेम ऑर्डर में रख दो यार। अब इतनी सिमिलरिटी की उम्मीद यहां पे नहीं है, आगे चल के तो और कम हो जाएंगी। तो यहां आप एग्रीगेट एवरेज नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं। क्लास की अगर आप बात करें, इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स। फाइलम की बात करें, इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस। एंड किंगडम की बात करें, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम विच इज द लार्जेस्ट टेक्सा। ये आपको देखने को मिला। दीज आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टेक्सा। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में आपने पढ़ा। अब मेरे दोस्त यहां पर एक बहुत खासम खास चीज आती है जो कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज को एकदम तोड़ मरोड़ के बनाया गया टेबल है, और बहुत प्यारा फ्लो चार्ट है, बहुत प्यारा टेबल है भाई। किंगडम है अगर प्लांट, तो प्लांट किंगडम में अलग अलग डिविजन्स आ सकती हैं। किंगडम में अलग अलग डिवीजन आ सकते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 5 कैटेगरीज में आप इन्हें तोड़ सकते हैं। एंजियोस्पर्म जो है फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल देखने को मिलता है, इनको भी क्लास मोनोकॉट और डाइकॉट में तोड़ सकते हैं। डाइकॉट में भी अलग अलग ऑर्डर आ सकते हैं। पॉलीमोनियल्स यानी एल्स आता है प्लांट के ऑर्डर के एंड में, रोजेल्स एल्स आता है यहां पे इनके ऑर्डर के एंड में। पॉलीमोनियल्स को आपने तोड़ा 2 फैमिलीज में, सोलेनेसी, कन्वल्वेसी। इनके एंड में क्या आता है, एसी। जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां कई फैमिलीज पढ़ाऊंगा आपको, जैसे फेबेसी है ना, एस्टेरेसी, पोएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे तो सबके एंड में एसी आता है। यस, तो मेरे भाई सोलेनेसी और कन्वल्वेसी पाए जाते हैं पॉलीमोनियल्स में। ट्रिक क्या है, पीसीएस, आईएएस पीसीएस का एग्जाम होता है ना, तो मेरे भाई पीसीएस यानी पॉलीमोनियल्स नाम के ऑर्डर में आपका सीएस यानी कन्वल्वेसी और सोलेनेसी पाई जा रही थी। सोलेनेसी फैमिली में एसपीडी पाए जाएंगे, पावर रेंजर एसपीडी पाए जाएंगे, यानी सोलेनम, पेटूनिया और दतूरा, ये 3 आपके जीनस पाए जाएंगे। और सोलेनम हमने बताया था पॉलीटिपिक जीनस है, तो इसमें सोलेनम ट्यूबरोसम यानी आलू भी होगा, सोलेनम मेलोंजिना यानी बैंगन भी होगा, सोलेनम निग्रम यानी मकई भी होगी। यानी किंगडम प्लांटे में 5 अलग अलग डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट, डाइकॉट में तोड़ा। डाइकॉट में फिर कुछ ऑर्डर्स के नाम हमने लिखे, पॉलीमोनियल्स और रोजेल्स। पॉलीमोनियल्स को हमने कन्वल्वेसी और सोलेनेसी में तोड़ा। पीसीएस यानी पॉलीमोनियल्स में आते हैं कन्वल्वेसी और सोलेनेसी। फिर मेरे भाई आपका जो एस है सोलेनेसी, उसको तोड़ दिया अलग अलग जीनस में, दैट इज सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा, एसपीडी में तोड़ दिया। तो पीसीएस और एसपीडी आपकी 2 ट्रिक्स है। एंड जो सोलेनम था इसमें पहले पढ़ चुके थे, आलू, बैंगन और मकई आती हैं, तो वो आपकी अलग अलग स्पीसीज हो गई। तो एक पूरा सर्किट हमने देखा कि किंगडम में कितनी अलग अलग डिवीजन है, डिवीजन की कुछ क्लास देखी, क्लास के कुछ ऑर्डर, ऑर्डर के कुछ फैमिली, फैमिली के जीनस, जीनस की स्पीसीज, ऐसे देखा। तो प्लांट में कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनके नाम के एंड में क्या आता है, ऑप्सिडा आता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। जैसे प्लांट किंगडम जब हम पढ़ेंगे तो आएगा आपका टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा,
अलग अलग चीजें आपकी आती हैं। तो इनके नाम के एंड में ऑप्सिडा आ सकता है, क्लास के नाम के एंड में ऑप्सिडा आ सकता है, या फिर यहां पर ऑर्डर के नाम के एंड में एल्स आ सकता है, जैसे पॉलीमोनियल्स है, रोजेल्स है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा सेपेंडेल्स, पोएल्स, तो एंड में एल्स आता है। फैमिली के एंड में एसी आता है, सोलेनेसी, रेननकुलेसी, लेग्यूमिनेसी, फेबेसी, एस्टेरेसी, पोएसी, मेनी मोर थिंग्स। यस, तो ये आपने देखा फैमिली के एंड में एसी और ऑर्डर के एंड में एल्स, और क्लास के एंड में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इन प्लांट किंगडम ऑप्सिडा आपका आ रहा होता है एज अ सफिक्स। ये प्लांट का एक फ्लो चार्ट है। एनिमल का अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो किंगडम एनिमेलिया में अलग अलग फाइलम्स हो सकते हैं, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इनमें से हमने 5 लिख ली। फिर कॉर्डेटा में आपका परम आता है, परम यानी पी फॉर आपकी पाइसेस यानी मछलियां, ए फॉर एम्फीबियन, आर फॉर रेप्टाइल, ए फॉर एव्स यानी पक्षी, एंड एम फॉर मैमल। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही इनको पढ़ा जाता है। फिर मैमल जो क्लास है इसको हमने तोड़ा कार्निवोरा और प्राइमेटा में। प्राइमेटा यानी हम लोग प्राइमेट्स, और कार्निवोरा में आ जाएंगे आपके कैट और डॉग की फैमिली, फेलिडी और कैनिडी, इनके एंड में ए ही आता है। प्लांट की फैमिली के एंड में एसी आ रहा था, यहां ए ही आता है। अब फेलिडी यानी बिल्ली माउशी की जो फैमिली है, इसी में आता है आपका शेर और बिल्ली यानी पेंथेरा और फेलिस, और पेंथेरा में आपका टिग्रिस यानी टाइगर आ गया, लियो यानी लायन आ गया, पार्डस यानी आपका लेपर्ड आ गया। तीनों चीजें मिला जुलाकर हम लोगों ने लिख दी है। ये भी एक पूरा का पूरा आपका फ्लो चार्ट हो जाता है कि किंगडम से लेकर स्पीसीज तक हमने एक जर्नी जो है पढ़ ली है। हालांकि जब आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ते हैं ना, तो प्लांट किंगडम में सारा फ्लो ऑटोमेटिकली आपका सिक्योर हो जाएगा, एनिमल किंगडम में सारा फ्लो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा, कुछ लगेगा ही नहीं है, राइट। पर लेकिन ठीक है, अभी आपने देख लिया है तो अब ये देखिए, ये जो आपने पॉलीमोनियल्स ये जो ऑर्डर में प्लेस किया है ना, अलग अलग प्लांट्स को सेम ऑर्डर में प्लेस किया है, दीज आर बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। इसमें सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर्स ज्यादा देखे जाते हैं, प्लांट के फ्लावर कैरेक्टर ज्यादा देखे जाते हैं। वेजिटेटिव भी देखते हैं लेकिन फ्लोरल कैरेक्टर ज्यादा देखे जा रहे होते हैं, करेक्ट, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर माने फ्लावर के कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, वो आपके ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। अब देखिए मेरे बंधु, ये है टेबल 1.1। याद करने की सिंपल तरकीब बताऊंगा। सबसे पहले जो जो खुद याद कर सकते हैं वो कर लेते हैं। यहां पर आपको टेक्सोनॉमिक हायरार्की याद करनी है 4 ऑर्गेनिजम्स की। जो आपके एनिमल्स हैं उसमें है हम यानी ह्यूमंस, और हाउस फ्लाई यानी मक्खी, और आपके प्लांट्स जो है उसमें है मैंगो यानी आम, और वीट यानी ट्रिटिकम एस्टिवम। ये 4 ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले ह्यूमन का देख लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन के बारे में अधिकतर चीजें हमें पता है। ह्यूमन का नाम है होमो सेपियन, तो ये आपका जीनस हो गया भाई। होमो क्या हो गया आपका? जीनस हो गया, और सेपियन क्या हो गया? आपकी स्पीसीज हो गई। ये बात हमें पहले से पता है गुरुजी, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो जीनस आपका होमो हो गया, सेपियन आपकी स्पीसीज हो गई। होमो से फैमिली का नाम निकाला होमिनिडी, क्योंकि मैंने बताया था आपके एनिमल की फैमिली के एंड में ए ही आता है, और प्लांट की फैमिली के एंड में यूजुअली एसी आ रहा होता है। तो आपने नाम से ही निकाल लिया, होमो से होमिनिडी बन गया। ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है, अभी बताया था वी आर प्राइमेट, क्योंकि हमारे अंदर जो है आपकी बेसिकली साइकिल्स चल रही होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है फीमेल में। प्राइमेट में हम लोग आते हैं। क्लास जो है मैमलिया, हम लोग मैमल है। एक्सटर्नल बॉडी हेयर है हमारे अंदर, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, डायफ्राम है, कई चीजें हैं। फाइलम की अगर आप बात करें तो कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा कॉर्ड यानी नोटोकॉर्ड यहां पर प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए आपने क्या कहा यहां पर कॉर्डेटा कह दिया, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। एनिमल किंगडम है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है हम एनिमल है। अब सिर्फ प्राइमेटा प्राइमेटा आप याद कर लो, अगर याद नहीं है तो वैसे पता होना चाहिए कि वी आर प्राइमेट्स। यहां पर नाम है हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। होमो की फैमिली होमिनिडी, मस्का डोमेस्टिका में जीनस स्पीसीज याद हो गया, मस्का से निकाल लो मस्किडी। होमो, होमिनिडी, मस्का, मस्किडी। ऑर्डर डिप्टेरा, सीधा सीधा रट लो। ह्यूमन का प्राइमेटा, इसका डिप्टेरा। जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे याद हो जाएगा, अभी के लिए रट्टा मार लो। मक्खी इंसेक्ट है, पहले से पता है, तो क्लास है इंसेक्टा। सारे इंसेक्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, क्लास है इंसेक्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा एनिमल होते हैं, ये भी पता है। तो सिर्फ एक शब्द याद करना पड़ा कि डिप्टेरा इसका ऑर्डर है मक्खी का, और हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, बाकी सारी चीजें लॉजिकल है। अगर मैं मैंगो की बात करूं तो मैंगो में एक ट्रिक है जिसका नाम है पैड शमी। मोहम्मद शमी भैया अब जो है बैटिंग पे उतरे हैं, पैड शमी। सारे बैट्समैन आउट हो चुके हैं, तो अब शमी भैया जो है आए हैं, सेंचुरी मार के जाएंगे, हमारी तो हेल्प कर देंगे इस एग्जांपल को याद करने में कम से कम। तो यहां पर आपका मैंगो जो है, फॉर मैंगो आपका पी का मतलब है किंगडम प्लांट, ए का मतलब है एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट है, डी का मतलब डाइकॉट, एस का मतलब सेपिंडेल्स, एंड में एल्स आ रहा है तो ऑर्डर,
ए का मतलब है एनाकार्डियेसी, एसी आ रहा है एंड में, फैमिली। एम का मतलब है मेंजिफेरा, आई का मतलब है इंडिका, तो ये जीनस स्पीसीज हो गई। फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिडेज, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म प्लांट। अब वीट की अगर मैं बात करूं, सेम सेम चीजें हैं, किंगडम प्लांट, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट का कर दो मोनोकॉट, नाम उसका हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। यहां सेपिडेल्स की जगह और आपका एनाकार्डियेसी की जगह पोहा बना लो। सुबह सुबह क्या खाओगे? सुबह सुबह गुरुजी पोहा खाएंगे, या तो वीट की रोटी खाएंगे या पोहा खाएंगे, तो वीट का नाम आए पोहा लगा दो। तो इसकी फैमिली भी आप पढ़ेंगे अभी, पोएसी, जब हम आगे चलेंगे मॉर्फोलॉजी में तो याद हो जाएगा। पोहा लिख दो बस यहां पर, एनाकार्डियेसी की जगह पोएसी, आपका सेपिडेल्स की जगह पोएल्स, डाइकॉट की जगह मोनोकॉट, एंजियोस्पर्म और किंगडम प्लांट सेम है, नाम ट्रिटिकम एस्टिवम यानी जीनस स्पीसीज याद हो गया। यानी कोई अगर मुझसे पूछ ले भैया आप बता दो मुझे किंगडम, या सीधा यहां से लिखते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ह्यूमन की बता दो। भाई ह्यूमन का नाम है होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस इसका जीनस और स्पीसीज हो गया। फैमिली क्या हो गई? होमो से होमिनिडी, ऑर्डर हो गया आपका प्राइमेटा, क्लास हो गई आपकी मैमेलिया, फाइलम हो गई आपकी कॉर्डेटा, किंगडम हो गई आपकी एनिमेलिया। अगर आप हाउस फ्लाई की बात करें तो एनिमेलिया हो गई, आर्थ्रोपोडा हो गई, क्लास हो गई इंसेक्टा, डिप्टेरा, ऑर्डर मैंने याद करने बोला, फैमिली हो गई आपकी मस्किडी, क्योंकि नाम है इसका मस्का डोमेस्टिका, तो हो गई मस्किडी। अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो का नाम है मेंजिफेरा इंडिका, ट्रिक लगेगी पैड शमी, तो यहां पर प्लांटे, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, सेपिडेल्स, एनाकार्डियेसी, मेंजिफेरा इंडिका। अगर ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करूं, मैं वीट की बात करूं तो प्लांटे, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, क्योंकि इकलौती ऐसी मोनोकॉट फैमिली है जो हमारे सिलेबस में है अभी। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, ट्रिटिकम एस्टिवम, साइंटिफिक नाम हो जाएगा। ऐसे करते करते फ्लो के साथ सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद टाइम चीजें क्रैक हो जाती हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। आओ मेरे भाई, हाउस फ्लाई की फैमिली क्या है? नाम था हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का से निकली मस्किडी, सीधा सीधा आप जो है मार के आगे बढ़ सकते हो। इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका बोनस क्वेश्चन गया था, असेंडिंग ऑर्डर में इनमें से कोई भी नहीं था। तो अगर आप ऐसे देखें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो एक करेक्ट ऑर्डर है, बट इट इज नॉट असेंडिंग, ये डिसेंडिंग है। किंगडम के बाद डायरेक्टली ऑर्डर नहीं आता, किंगडम के बाद डायरेक्टली क्लास नहीं आती, किंगडम के बाद डायरेक्टली ऑर्डर नहीं आता, तो यहां गलती हो गई है। ये इकलौता करेक्ट है सीक्वेंस, लेकिन ये भी असेंडिंग नहीं है, ये आपका क्या है? डिसेंडिंग सीक्वेंस है। लेकिन हां, अगर फंसता क्वेश्चन तो आपको यही मार्क करना था, है ना? इन सब में से है ही ले दे के एक सही। Which of the following belongs to family Muscidae? फैमिली मस्किडी किसकी है? मस्का डोमेस्टिका की। मस्का डोमेस्टिका क्या है? हाउस फ्लाई का ही साइंटिफिक नाम है, तो ये आपका देखने को मिलती है फैमिली मस्किडी में। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मिलाएं। फैमिली क्या है? फैमिली इनमें से कौन सी है? मस्किडी, एनिमल की फैमिली के एंड में ए ही आता है, तो फैमिली हो जाएगी मस्किडी, ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3। बी ऑर्डर, ऑर्डर है डिप्टेरा आपका मक्खी का, और आदमी का क्या था भाई? प्राइमेटा था, तो यहां पर बी का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। क्लास है आपकी इंसेक्टा, और हमारी है मेमलिया, और फाइलम है आपकी आर्थ्रोपोडा, दुनिया की सबसे बड़ी फाइलम है, तो उत्तर क्या आ जाता है? सी निकल के आ जाता है, जो कि हम लोगों ने यहां मार्क कर दिया। ये कुछ पीवाईक्यू थे जो आपने देखे। तो बैच में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर एडिशनल शीट्स, एक वीक थोड़ा सा मैं लूंगा, थोड़ी बहुत एडिशनल शीट्स आपको देने के लिए, और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप सारी चीजें समझ पाए। तो दिस इज योर वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो हम लोगों ने डिकोड कर लिया है, प्यार से डिकोड कर लिया है। बीच बीच में एडिशनल वीडियोस भी आती रहेंगी, कई बार मूड बनेगा तो मैं 12th भी आपकी स्टार्ट करके एक्स्ट्रा लेक्चर्स अपलोड करवाना स्टार्ट कर दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे को थोड़ा सा वक्त मिले, क्योंकि मेरे अभी एग्जिस्टिंग बैचेस भी चल रहे हैं। अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे कुछ बैचेस फिनिश हो रहे होंगे, तो उसका टाइम जो है वो पूरा का पूरा मैं यहां पर लगा दूंगा। जैसे हमारा एक बैच है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो भी अगले 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। एक और बैच है हमारा जिसका नाम है अर्जुना नीट, जो कि 11th क्लास का बैच है, वो भी अगले 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो प्राइम फोकस जो है फिर वो आपके ऊपर और यकीन 2.0 के स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाएगा। अभी भी फोकस है, लेकिन उसके बाद हम टाइम और बढ़ा पाएंगे। फिर यह है कि कभी भी क्लास ले ली और अच्छे तरीके से, जब भी आपका जो मन किया सर प्रैक्टिस करा दो, आके खड़े हो गए लाइव प्रैक्टिस कराने लगे, ये सारी चीजें भी आपकी हो सकती हैं। एडिशनल शीट बना दी, एडिशनल नोट्स बना दिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी जा सकती हैं। जब मास्टर जी के पास भी टाइम होगा तो आपको एफर्ट देखने को और ज्यादा मिलेंगे, अभी भी दिख रहे हैं, और ज्यादा मिलेंगे, और प्यार से हम आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से चीजों को क्रैक करते हुए चलेंगे।
अगला जो चैप्टर है भैया जी, अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हमने क्लासिफिकेशन शब्द तो सुन लिया, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना, दैट इज क्लासिफिकेशन। इसी की तह तक घुस जाएंगे, इसी को और डिटेल में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अलग अलग साइंटिस्टों ने कैसे देखा, कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डीपली क्लासिफाई किया, कितनी कैटेगरीज में तोड़ा, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे। एंड 5 में से 3 किंगडम की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। उसके बाद एक पूरा का पूरा चैप्टर है प्लांट किंगडम के लिए, और उसके बाद एक पूरा का पूरा चैप्टर है एनिमल किंगडम के लिए। उनको सेपरेटली पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में, लेकिन मेन जो आपका मुद्दा है वो यहां पर 3 आपकी किंगडम्स का क्रैक हो रहा होगा, दैट इज योर मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इनको हम लोग क्रैक कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये आपने देखा। आई होप आप सभी लोगों को मजा आया होगा, आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कंटेंट। इफ यस, एक बार वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, या फिर तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। आप सभी से मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब सारा रिवीजन करिए और तंदुरुस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू माय जार्विस आर्मी। मुलाकात होगी अगले सेशन में, ध्यान रखो, बाय।